हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। हम लोग 2000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सीरीज़ कर रहे हैं, जो कि हम लोग को यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही, साथ ही साथ हमारे नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमें ये जानकारी मिलती है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते रहे। और मेरी ये कोशिश है कि हर क्लास में आपको 15 क्वेश्चंस को पूरे डिटेल्स में आप लोगों तक पहुंचा सकूं, आप लोग को हर एक टॉपिक उसको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। इसलिए प्लीज़ क्लास को स्किप ना करते हुए लास्ट तक देखें। और सोशियोलॉजी से जो नेट का सिलेबस बोलिए या फिर पीजीटी का सिलेबस बोलिए, प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएगी और हर एक टॉपिक हर एक सिलेबस वाइज उसे कवर किया जा रहा है। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स तथा आपके सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशनल का काम करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा जा रहा है कि विधि सम्मत संकट की जो अवधारणा है ये सर्वप्रथम 1973 में किनके द्वारा दी गई थी। आपके चार ऑप्शन है, जर्गन हेबरमास, लुंडबर्ग, अगस्त कॉम्ट या ई गॉफमैन। तो विधि सम्मत संकट जो है, जिसे कि अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसे लेजिटिमेशन क्राइसिस बोला जाता है, और ये अवधारणा सर्वप्रथम 1973 में हेबरमास जी के द्वारा दी गई थी। और विधि सम्मत संकट क्या, विधि मतलब क्या होता है, कानून। तो कानून के ऊपर संकट के बारे में बोल रहा है, यानी जो प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, जो संस्थाएं होती हैं और वे प्रशासनिक कार्य के संस्थाएं को जो नेतृत्व करने के जो विभाग होते हैं, उनके बीच अगर किसी प्रकार की कोई गिरावट हमें देखने को मिलती है तो इसकी जांच करने के लिए विधि सम्मत संकट बोला जाता है, या फिर उस गिरावट को विधि सम्मत संकट बोला जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है कि किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया। आपके चार ऑप्शन है, एस फ्रायड, वेबर, कॉम्ट या स्पेंसर। तो ये जो अति निर्धारण ये जो शब्द है ये सिगमंड फ्रायड जी के द्वारा दी गई है। अति निर्धारण तब होता है जब एकल अवलोकित प्रभाव कई कारणों से निर्धारित होता है, परंतु उनमें एक ही प्रकार के जो प्रभाव है वो निर्धारित श्रेणी में शामिल होते हैं। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड जी ने अपना जो मनोविश्लेषण किया था, इसमें अपनी प्रमुख अवधारणा के रूप में इसको प्रयोग में लाया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। बोल रहा है कौन सा ऐसा परिप्रेक्ष्य है जो कि हमारे दिन प्रतिदिन के हमारे जीवन शैली को समझने के लिए यूज किया जाता है। प्रघटना शास्त्र, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद, निर्जाति प्रणाली विज्ञान या व्यवहारवाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है निर्जाति प्रणाली विज्ञान, जिसे एथनोमेथोडोलॉजी भी बोला जाता है, निर्जाति पद्धति शास्त्र को। और निर्जाति पद्धति जो प्रणाली है या विज्ञान बोलिए, तो ये जो है इसका अर्थ की बात की जाए तो ये उन विधियों का नियमवार अध्ययन है जिन्हें लोग सामाजिक विश्व को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। और ये जो परिप्रेक्ष्य है ये समाज के सदस्यों के द्वारा उसके जो दिन प्रतिदिन के जीवन को अर्थ को समझने के लिए ध्यान केंद्रित करके ये यूज में लाया गया है। और निर्जाति पद्धति शास्त्र जो है या एथनोमेथोडोलॉजी है, ये शब्द का सर्वप्रथम अगर प्रयोग की बात की जाए तो हेरोल्ड गारफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी में 1967 में इसका प्रयोग किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा जा रहा है कि गॉफमैन जी की कीर्ति, उनकी जो बुक थी प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है। ठीक है, तो उसमें है आपके चार ऑप्शन है, नाट्य कला, एथनोमेथोडोलॉजी, प्रघटना विज्ञान या संगठन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा नाट्य कला। गॉफमैन जी की पुस्तक प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या था, नाट्य कला। नाट्य कला को इंग्लिश में बोला जाता है ड्रामेटोलॉजी। अब गॉफमैन जी की थ्योरी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक दे रही हूँ, आप जाकर उसके जो ड्रामेटोलॉजी है उसे देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है कि
किस कृति में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? तो ये जो कृति है, बुक के बारे में बात की जा रही है कि कौन से बुक में लिखा गया है, तो ये जो कृति है ये द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में लिखी गई है और इस बुक की रचना बर्गन एवं लकमैन जी ने की थी और इसमें सभी प्रकार के ज्ञान का सामाजिक रूप से निर्मित होना और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के अध्ययन के ऊपर इसको शोध किया गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 पूछा जा रहा है कि योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किनके द्वारा दिया गया है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि हर्बर्ट स्पेंसर जी ने योग्यतम की विविधता का सिद्धांत दिया था और ये समाजशास्त्र के बहुत ही एकदम अग्रणी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को भी संपन्न किए थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है कि किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होता है? आपके 4 ऑप्शन है, विनिमय सिद्धांत, प्रत्यक्षवाद, उद्विकासवाद या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है विनिमय सिद्धांत। विनिमय सिद्धांत में कल्पित ये कल्पना की जाती है कि जो अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों के साथ क्रिया करके प्राप्त होती है और ये पारितोषण क्या है? पुरस्कार के रूप में हम देख सकते हैं, लागत के रूप में देख सकते हैं, प्रत्याशाएं के रूप में देख सकते हैं। आपसे मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो विनिमय सिद्धांत है इसको सर्वप्रथम किनके द्वारा प्रतिपादन किया गया? क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ही मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताया। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा किनके द्वारा? देखिए सोशियोलॉजी में क्या होता है ना कि कीवर्ड्स आपको बहुत ही ज़्यादा पकड़ के रखने पड़ेंगे। अगर आप कीवर्ड्स पकड़ के रखते हैं तो फिर आपको उतना हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप कीवर्ड्स नहीं पकड़ते हैं तो सोशियोलॉजी में ऐसे बहुत सारे सिद्धांत, ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो आपके ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, आर के मर्टन, पीवी यंग या क्लाउड लेविस स्ट्रॉस। तो परिस्थिति समुच्चय जो ये बात है यह आर के मर्टन जी के द्वारा दी गई है और मर्टन जी के अनुसार एक अकेला व्यक्ति द्वारा किया गया जो धारणा है या विभिन्न परिस्थितियों में, तो इसका जो संकुल है, इसको जो हम कलेक्शन करके जब यूज़ करते हैं तो उसको ही परिस्थिति समुच्चय बोला जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वो उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, में सभी प्रकार की जो परिस्थितियां हैं तो वो परिस्थिति किस चीज़ का निर्माण कर रही है? परिस्थिति का, बहुल परिस्थितियां का, परिस्थिति अनुक्रम का या परिस्थिति समुच्चय का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा परिस्थिति समुच्चय का, कि जब व्यक्ति एक से अधिक अपने परिस्थिति को निर्धारण करता है, वो उसका पालन करता है, तो उसको परिस्थिति समुच्चय का निर्माण बोला जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 55 पूछा जा रहा है कि दुर्खैम जी के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप कैसा है? अभी प्रेजेंट अगर सोसाइटी की बात की जाए तो कानून यहाँ पे किस प्रकार का हमें देखने को मिलता है? दमनकारी रूप में, प्रतिकारी रूप में, दोनों रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो दुर्खैम जी के अनुसार जो आधुनिक समाज में कानून का स्वरूप है वो कैसा है? तो प्रतिकारी के रूप में। प्रतिकारी जिसे कि रेस्टिट्यूटिव बोला जाता है, इसमें कानून का रूप होता है कि समाज में जिस कानून का रूप ऐसे समाजों में क्षतिपूर्ति का है, जो समाज के अंदर कोई क्षति हो रही है तो उसको पूर्ति करने की ये काम में लाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जा रहा है कि किसने सामाजिक गतिशीलता को 2 प्रकारों, सामाजिक आरोहण तथा सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है? आपके ऑप्शन है पीयर सोरोकिन, एस.एम. लिपसेट, इमानुएल दुर्खैम जी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि पीयर सोरोकिन जी के द्वारा जो वो अपनी उनकी जो पुस्तक थी सोशल मोबिलिटी, जो कि उन्होंने 1927 में इसकी रचना की थी, इसमें सामाजिक गतिशीलता को उसे 2 प्रकारों में विभाजित किया था। वे 2 प्रकार कौन कौन से थे?
सामाजिक आरोहण, जिसको कि अपवर्ड मोबिलिटी बोला जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी समूह से जुड़कर अपनी परिस्थिति को ऊंचा कर सकता है। और सामाजिक अधोगमन, जिसको कि डाउनवर्ड मोबिलिटी बोला जाता है, इसमें व्यक्ति या समूह समाज के निचले वर्ग से घुल मिलकर अपनी जो उसकी जो सामाजिक परिस्थिति है उसको नीचा कर सकता है। ये किनके द्वारा दी गई थी? तो ये आपका पीएस सरोकन जी के द्वारा दी गई थी। सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन, इसको याद रखिएगा। ये वर्ड को आप याद रखिएगा, किनके द्वारा दी गई है? तो पीएस सरोकिन जी के द्वारा दी गई है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 57 पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रियपरक एवं विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है। आपके ऑप्शन है एजी फ्रैंक, पीवी यंग, मोजर या लिंडमैन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ये इस यहाँ पे देखिए ऑप्शन छूट रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोरोकिन महोदय जी के द्वारा ये बात दी गई है। सोरोकिन महोदय ने इसके बारे में बताया है। उनका कहना है कि ऐतिहासिक परिवर्तन में जो सांस्कृतिक व्यवस्था है ये किनके द्वारा दो प्रकारों से दी गई है। कौन कौन से? इंद्रियपरक एवं विचारात्मक के बाद उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है कि किसने सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथा सरल, युग्म, द्विगुण युग्म, त्रिगुण यौगिक समाजों की व्याख्या की है। मैंने सामाजिक उद्विकास का कितने चरणों की बात की है? 4 चरण है। तो ये कौन बात करते हैं? तो ये जो बात है ये हर्बर्ट स्पेंसर जी करते हैं। इन्होंने सामाजिक उद्विकास को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में इसे बांटा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 59 पूछा जा रहा है कि किसने सामाजिक समूहों को द्विक और त्रिक में वर्गीकृत किया है। आपके ऑप्शन है सीमेल, टी माल्थस, सी गिनी, हर्बर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सीमेल महोदय ने सामाजिक समूहों को द्विक एवं त्रिक में वर्गीकृत किया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 60 पूछा जा रहा है कि अंतर समूह और बाह्य समूह के मध्य अंतर किया गया है किनके द्वारा? डब्ल्यू.जी. समनर जी के द्वारा, गेल ओमवेट जी के द्वारा, सोरोकिन जी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डब्ल्यू.जी. समनर जी के द्वारा इसको वर्गीकृत किया गया है अंतर समूह और बाह्य समूह। अंतर समूह बाह्य समूह जैसे ही बात आ जाएगी आप याद रखिएगा ये समनर जी की बात की है। कहाँ की है? तो उन्होंने अपनी पुस्तक फोकवेज में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, 1907 में उन्होंने इस पुस्तक को रचना की थी। और अंतर समूह क्या होता है कि एक ऐसा समूह जिसके सदस्य आपस में घनिष्ठ रूप से अपनेपन की भावना के साथ अनुभव करते हैं, उनके साथ मनोवृत्तियाँ करते हैं, अपने कार्य को संपन्न करते हैं। और बाह्य समूह जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वे सभी व्यक्ति अंतर समूह से बाहर के माने जाते हैं, अर्थात जो समूह के सदस्य होते हैं वो बाह्य रूप से जुड़े हुए रहते हैं। और बाह्य समूह के सदस्य में अपनापन की भावना या आत्मीकरण की भावना हमें देखने को नहीं मिलती है। तो मुझे आशा है कि आज के आपको क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये नेट के सिलेबस में भी है और पीजीटी के सिलेबस में। तो इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।